सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी वह भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार सिंह अपने चैनल वंदे भारत में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कौन इंसान होगा जो टाटा के बारे में नहीं जानता होगा। अगर हम अपने आसपास ही नज़र घुमा के देखें तो टाटा के अनेकों प्रोडक्ट हमारे आसपास ही देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यूँ कह लें कि टाटा एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट खाने से लेकर पीने तक, ओढ़ने से लेकर पहनने तक, चलने से लेकर घूमने तक, यहाँ तक कि बात करने तक के प्रोडक्ट इनके पास हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं टाटा के बारे में पूरे विस्तार से। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारतीय उद्योग जगत के जनक कहे जाने वाले जमशेद जी का जन्म 3 मार्च 1839 को नवसारी में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा अल्फाइन स्टोन कॉलेज से पूरी की। इन्होंने सन 1868 में मात्र 21,000 की पूंजी से एक व्यापारिक फर्म शुरू की, जिसके तहत विदेशों में सैनिक साजो सामान आपूर्ति शुरू की। 1869 में उन्होंने मुंबई में एक पुरानी तेल मिल खरीदकर उसे अलेक्जेंडर कॉटन मिल में बदल दिया। कुछ ही समय में यह एक चालू मिल बन गई, जिसे 2 वर्ष बाद लाभ के साथ बेच दिया गया। सन 1874 में 15 लाख की पूंजी से द सेंट्रल इंडिया स्पाइनिंग एंड वीविंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। अपनी सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने 1886 में एक बीमारू मिल को खरीदा, जिसे स्वदेशी कॉटन मिल का नाम दिया। जमशेद जी का इस्पात निर्माण का सपना तब पूरा हुआ जब उनके पुत्र दोराब जी व चचेरे भाई आर.डी. टाटा ने साक्षी में वर्ष 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। होटल ताजमहल का निर्माण मुंबई में कराया। यह होटल उस समय यूरोपीय मानकों के अनुरूप सभी सुख सुविधाओं से युक्त था। 7 जनवरी 1865 को भारतीय डाक नियोक्ता विभाग ने जमशेद जी के सम्मान में डाक टिकट जारी किए। रतन टाटा का जन्म संपन्न और प्रसिद्ध टाटा परिवार में 28 दिसंबर 1937 में सूरत, बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ। उनका बचपन थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बीता। साल 1948 में उनके पिता का डाइवोर्स हो गया था। तब उनकी उम्र मात्र 10 साल की थी। इस डाइवोर्स के बाद उनके पिता नवल टाटा ने समोन दुनेर नाम की एक महिला से शादी कर ली। इस दूसरी शादी से उनके पिता को एक और बेटा हुआ, जिनका नाम नोएल टाटा रखा गया। इस छोटी सी उम्र में उनके माता पिता का डाइवोर्स उनके लिए एक बड़ा सदमा था। मानसिक रूप से काफ़ी टूट गए थे, इसलिए रतन ने उनके सौतेले भाई नोएल की परवरिश उनकी दादी नवाज बाई द्वारा किया गया। वे दादी के अत्यधिक प्रिय थे। रतन जी की दादी नवाज बाई व दादा सर रतन टाटा निसंतान थे, इसलिए नवाज बाई ने होरमुज़ जी टाटा के पुत्र नवल होरमुज़ जी को गोद लिया। होरमुज़ जी टाटा उन्हीं की कपड़ा मिल में स्पाइनिंग मास्टर थे। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई के द कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में दाखिला ले लिया। जब वह 15 वर्ष के थे तब उन्हें आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया, जहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। सन 1998 में अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स भी किया। रतन टाटा अपने स्कूल में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उसी दौरान उन्हें IBM में जॉब का ऑफ़र भी आया, लेकिन रतन टाटा ने उस जॉब को ठुकरा दिया। उन्होंने कभी भी अपना नाम का फ़ायदा नहीं उठाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन्होंने कॉलेज टाइम में पैसों के लिए बर्तन साफ करने जैसा काम भी किया। इनका ऐसा मानना था कि मैं अपनी मेहनत के दम पर अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंचूंगा। रतन टाटा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही रहा कि
उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। इसके पीछे बहुत सारी अटकलें लगती रही, लेकिन वो हमेशा इस बात को अपने दिल में ही दबाए रहे। आखिरकार उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया। इसमें उन्होंने बताया कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने लॉस एंजलिस शहर में एक नौकरी करना शुरू की। इस नौकरी के लिए उन्होंने 2 साल वहाँ बिताए। तभी उन्हें वहाँ रहने वाली एक लड़की से प्यार हो गया। वह आज भी अपने उन 2 सालों के पलों को अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय मानते हैं। वह दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक प्रेम करते थे। वह दोनों ही शादी करने का मन बना चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उसी समय रतन टाटा के पास उनकी दादी की तबीयत के खराब होने की खबर पहुंची। अपनी दादी से अधिक लगाव व 7 सालों से उनसे न मिलने के कारण वो वापस भारत आ गए। उन्होंने उस महिला को भी अपने साथ भारत चलने को कहा। उन्होंने कहा कि वह इंडिया जाकर शादी कर लेंगे। वह लड़की तो तैयार थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उसे जाने की परमिशन नहीं दी। यह बात साल 1962 की थी, जब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के कारण ही उस लड़की के पेरेंट्स ने उसे जाने से मना कर दिया था। ऐसे में उस महिला ने वादा किया वह युद्ध खत्म होते ही उनके पास भारत आएगी। इसी भरोसे रतन टाटा अपनी दादी के पास वापस लौट आए। वह भारत में आकर उस महिला का इंतज़ार करने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि वह उनके पास ज़रूर आएगी। उनका इंतज़ार काफ़ी लंबा होता गया। आखिर में उन्हें खबर मिली, उस महिला के माता पिता ने उसकी शादी किसी और से कर दी। यह खबर सुनकर उन्हें काफ़ी गहरा धक्का लगा। उनका दिल पूरी तरह टूट गया, क्योंकि उनके सच्चे मन से उस महिला से प्यार किया था। उनसे यह वादा भी किया था कि वह उसी से शादी करेंगे, लेकिन उस महिला का किसी और से शादी कर लेना रतन टाटा के लिए ज़िंदगी भर का शादी न करने का कारण बन गया। यह बात साबित करती है कि रतन टाटा अपने वादों और वसूलों के कितने पक्के हैं। यही चीज़ उनको कामयाब होने का सबसे बड़ा कारण है। रतन टाटा पेशे से एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर व इन्वेस्टर हैं। रतन टाटा की कैरियर की शुरुआत टाटा स्टील से हुई। टाटा ग्रुप और उनकी फैमिली की परंपरा के अनुसार 1970 तक यह टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में काम करते रहे, क्योंकि इनके दादा जी का मानना था जब तक आप अपने बिजनेस को पूरी तरीके से जान नहीं लेते तब तक आप उसके मालिक नहीं बन सकते। उनकी इसी बात को उन्होंने भी फॉलो किया। इसके बाद 1970 में उन्होंने मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। फिर 1971 में उन्हें नेल्को कंपनी हैंड ओवर कर दी गई। यह टीवी और रेडियो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक कंपनी थी। यह कंपनी उस वक्त घाटे में जा रही थी। उन्होंने अपने अथक प्रयास से इस कंपनी को मार्केट में एक अलग पहचान दिलाई, लेकिन देश में आर्थिक मंदी होने की वजह से इसे जल्द ही बंद करना पड़ा। यह इनकी लाइफ का पहला फेल्यूर था। उन्होंने हार न मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने अपनी एक और डूबी हुई कंपनी टाटा एक्सप्रेस मिल को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यहाँ पर भी सफलता नहीं मिली। यह कंपनी भी बंद हो गई। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। अब तक उन्होंने बिजनेस की इतनी नॉलेज इकट्ठी कर ली थी कि अगले 21 सालों में लगातार मेहनत करने के बाद टाटा कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। साथ ही अपनी कंपनी को इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपेंड करते गए। रतन टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप को 50% प्रति वर्ष मुनाफा होने लगा। यहाँ से उन्होंने अपने बिजनेस की दुनिया में अपना परचम फहराना शुरू कर दिया। काफ़ी साल टाटा ग्रुप में काम करने के बाद रतन टाटा ने बहुत सारी कंपनियों को भी खरीद लिया, जिसमें टाटा मोटर्स और लैंड रोवर और जगुआर, टाटा टी के साथ टेटली टी कंपनी भी थी। वहीं टाटा स्टील के साथ कोर्स जैसी भी और कई कंपनियों को भी उन्होंने टाटा ग्रुप पहले से पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बनाती थी, लेकिन आम भारतीयों के कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरीके से इंडिया में बनने वाली कार इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। उसको पूरा करने के लिए रतन टाटा ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को पूरी तरह क्रिटिसाइज कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि टाटा इंडिका की सेल बहुत गिर गई। टाटा इंडिका को मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। एक साल के अंदर ही टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तब कुछ
करीबी लोगों ने इंडिका की वजह से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार व्यापार किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। यह कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की खुद की थी, उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था, इसलिए रतन टाटा ने यह सुझाव ठीक समझा। उन्होंने अपने साझेदारों के साथ इसे बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। कंपनी के साथ रतन टाटा की मीटिंग 3 घंटों तक चली। तब फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का रतन टाटा के साथ व्यवहार बहुत रूखा था। बात ही बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि अगर तुम्हें कार बनाने नहीं आती थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट किए? हम यह कंपनी खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लग गई। वह रातों रात डील को छोड़कर वापस चले आए। वे इस बात को लेकर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। रतन टाटा ने वापस आकर अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर लगा दिया। उन्होंने इंडिका का नया वर्जन इंडिका 2 लॉन्च किया। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस अच्छा खासा आगे बढ़ने लगा, जो बेहद मुनाफे का बिजनेस साबित हुआ। कुछ ही वर्षों बाद फोर्ड कंपनी अपनी जगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटे में चल रही थी। 2008 के आते आते यह दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। उस समय रतन टाटा ने उनकी लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव दिया। बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पर पहुंचे। जिस तरह रतन टाटा उनसे मिलने के लिए उनके मुख्यालय पहुंचे थे। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर की 2.3 बिलियन में खरीद लिया। इस बार बिल फोर्ड ने बिल्कुल वही बात दोहराई जो पिछली मीटिंग में उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है, जो बेहद मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो बिल को करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन वह अपनी सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही एक गुण है जो एक सफल और महान व्यक्ति के बीच में अंतर दर्शाता है। यही सीख है जो हमें रतन टाटा से सीखनी चाहिए। हमारे देश में जब भी संकट आया है, रतन टाटा हमारे देश की मदद करने के लिए आगे आए हैं। 2011 में जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, तब इनके होटल ताज के लगभग 80 एम्प्लॉय की जान गई थी। इसके बाद वो उन सभी के घरों पर गए जिनकी अपनों ने जान गंवाई थी। उन्होंने उन सभी का पूरा खर्चा उठाया, यहाँ तक कि होटल के आसपास के छोटे मोटे काम करने वाले जिन्हें इसमें नुकसान हुआ था, उन सभी की आर्थिक मदद की। इसके बाद जब देश में कोविड का खतरा आया था, तब रतन टाटा ने भारत सरकार को 1500 करोड़ की मदद की। देश में पैंडेमिक के दौरान टाटा समूह में जो भी फ्रेशर आए थे, उनमें से किसी भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं गया था। उनमें 4.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉय थे। तब रतन टाटा के ग्रुप ने एक भी एम्प्लॉय को न निकालने के साथ उनकी मदद की, जबकि वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व में लोगों की नौकरियां जा रही थीं। इस तरह रतन टाटा ने अनेकों कंपनियों को टेक ओवर किया और टाटा ग्रुप में जोड़कर न कि टाटा को बल्कि अपने देश को व्यापार के दिशा में आगे ले गए। रतन टाटा ने जिन जिन कंपनियों को टाटा ग्रुप में जोड़ा वो इस प्रकार हैं: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा केमिकल, नेल्को लिमिटेड, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, तनिष्क, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टेट लिमिटेड, टाटा स्काई, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल, वोल्टास लिमिटेड, द ताज ग्रुप, जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा एलेक्सी, टाटा कैपिटल, इंडियन होटल्स, टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा हाउसिंग, टाटा एआई लाइफ, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा एआईजी, टाटा एसेट मैनेजमेंट, टाटा एयरलाइंस, एयर इंडिया, टाटा इन्विटी, टाटा इंटरनेशनल, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा फाइनेंस, रॉलिस इंडिया। टीसीएस के सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर नटराज चंद्रशेखरन वर्तमान में इस 150 साल पुराने टाटा समूह के चेयरमैन हैं। इन्हें टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद चुना। जबरदस्त नेतृत्व क्षमता और रतन टाटा से नज़दीकी होना उनकी चुनाव की प्रमुख वजह रही। उनकी खासियत है कि वो टाटा ग्रुप को अच्छी तरह से समझते हैं। वो पिछले 35 साल से इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। यह टाटा ग्रुप के तीसरे ऐसे चेयरमैन हैं जो टाटा परिवार से संबंध नहीं रखते हैं। रतन टाटा के उत्तराधिकारी चुने जाने से पहले जब उनसे पूछा गया, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम
कैसे संभालेंगे? आपके पास स्टील ऑटो सेक्टर की कंपनी के संचालन का कोई अनुभव नहीं है। तब चंद्रशेखरन का सीधा सा जवाब था, मैं सब कुछ अकेला नहीं कर सकता, मुझे मेरे साथ काम करने के लिए एक टीम की ज़रूरत है। 59 साल के चंद्रशेखरन के पास इससे अधिक स्पष्ट और खरा जवाब शायद कुछ और नहीं हो सकता था। यह एक ऐसे रणनीतिकार हैं जिनकी पूरे टाटा समूह के बोर्ड के बीच विश्वसनीयता है। टाटा परिवार के बाहर से आए हुए चंद्रशेखरन का सर्वोच्च पद पर पहुंचना निसंदेह टाटा समूह ने 68 साल बाद एयर इंडिया की कमान संभाल ली। टाटा समूह के वर्तमान चेयरमैन एन शेखरन ने सरकार से कर्ज में डूबी एयर इंडिया को खरीद लिया। यह सौदा 18,000 करोड़ में हुआ। इस तरह टाटा ने एयर इंडिया के 100% शेयर अपने नाम कर लिए। यह एयर इंडिया की टाटा समूह में घर वापसी है। टाटा समूह ने सन 1932 में एयर इंडिया की शुरुआत की थी। एयर इंडिया की स्थापना JRD टाटा ने की थी। उस वक्त इसका नाम टाटा एयरलाइन था। बाद में 29 जुलाई 1946 को यह एक पब्लिक लिमिटेड बन गई। तब इसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया था। रतन टाटा को देश का रत्न ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण पेश किए जिससे हर कोई इनके दयालुपन का कायल हो गया। 1.5 बिलियन के मालिक रतन टाटा एक शर्मीले व्यक्ति हैं। वे बाहरी चमक दमक पर विश्वास नहीं करते। रतन टाटा सालों से मुंबई के कोलाबा में किताब और कुत्तों से भरे हुए एक बैचलर घर में रहते हैं। इनकी प्रति माह इनकम 90 करोड़ से ऊपर है। साल में 860 करोड़ रुपए से भी ऊपर कमाते हैं। तो दोस्तों ये था रतन टाटा और टाटा परिवार का पूरा विवरण। दोस्तों ये था रतन टाटा और टाटा परिवार का पूरा विवरण। दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से इन महान हस्तियों का पूरा जीवन परिचय सिर्फ इसलिए आपको सुनाते हैं कि शायद आप सब में से किसी एक इंसान ने भी अगर अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।